बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 कंप्यूटर फर्स्ट ईयर, जिसमें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है ना वो रजिस्टर क्या चीज़ है, रजिस्टर का टॉपिक जो है ये किस लिए है, क्यों जो है ना वो रजिस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए ये रजिस्टर जो है वो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। तो आज हम रजिस्टर मेमोरी के बारे में कम्प्लीटली जो है ना वो इसका जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके नाम, उनके काम, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो तरह की स्टोरेज है। दो तरह की स्टोरेज से मुराद ये है कि एक को हम परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं और एक को हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं। जो परमानेंट स्टोरेज है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती है और जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। अब जो टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करती है असल में हम उनमें फिर वोलेटाइल का जिक्र करते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि जब उसको करंट, उसको वोल्ट मिल रहे हैं, उनको मतलब कैपेसिटर जैसे रैम है तो उसके जो है ना वो कैपेसिटर्स अगर चार्ज हैं तो वो डेटा रिटेन है उसके अंदर, अदरवाइज़ डेटा जो है वो लॉस हो रहा है। अब जो वोलेटाइल मेमोरी है उस वोलेटाइल मेमोरी के अंदर भी फर्दर जो है ना वो कैश मेमोरी और इसके अलावा रजिस्टर मेमोरी आती है। अब इन मेमोरीज़ की असल में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक हायरार्की है। हायरार्की से मुराद ये कि इनको स्पीड वाइज और कैपेसिटी वाइज जो है वो हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कि ये हमारा CPU है। अब हमें ऑलरेडी ये कई लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव है या SSD या समथिंग, जो भी परमानेंट स्टोरेज है, वो आप कह लें कि सबसे आप कह लें फार फ्रॉम द CPU है, यूँ कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगर इसकी कैपेसिटी देखा जाए तो हार्ड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे परमानेंट डेटा रखा जाता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि CPU डायरेक्टली डेटा लेता कहाँ से है? रैम से लेता है, आपकी मेन मेमोरी से लेता है। अब हार्ड की निस्बत आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये कंप्यूटर के थोड़ी सी आप कह लें कि करीब है। अब रैम से और ज़्यादा करीब आपकी एक कैश मेमोरी है और CPU के इनसाइड एक मेमोरी है जिसको हम रजिस्टर मेमोरी का नाम देते हैं, यानी डिफरेंट CPU रजिस्टर्स का हम इसको नाम देते हैं। अब असल में ये एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है जिसमें आपके सिस्टम के अंदर आप कह लें कि एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो सिस्टम के अंदर मेमोरी है इसकी हायरार्की, यानी अब देखा जाए तो जो आपका CPU अगर आपकी हार्ड डिस्क से डेटा उठाता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको 5 मिनट फॉर एग्जांपल लग जाते हैं, बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है ये। 5 मिनट लग जाते हैं उसको आपकी हार्ड से डेटा उठाने में। अगर वही डेटा वो आपकी रैम से उठाता है तो वो फॉर एग्जांपल 2 मिनट में उठा लेता है। ठीक है, अगर वही डेटा वो आपकी कैश मेमोरी से उठाता है तो वो 1 मिनट में उठा लेता है। और वही डेटा अगर वो रजिस्टर मेमोरी में स्टोर करता है और यहाँ से उठाता है तो ये मिनट का भी आप कह लें कि 1/4 कह लें या हाफ कह लें, यानी ये स्पीड है। अब CPU नॉर्मली डेटा रैम से उठाता है। जब वो रैम से डेटा उठाता है तो CPU की स्पीड बहुत फास्ट है। अब रैम की स्पीड भी फास्टर है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट स्टोरेज, लेकिन CPU को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उस दौरान उसे कुछ ऐसी मेमोरी की ज़रूरत है जो मेमोरी उसे बहुत ही ज़्यादा फास्टली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल ये CPU है तो ये जो कोई एग्जीक्यूशन कर रहा है तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसे डेटा कौन सा डेटा लेके आना है, कहाँ पे डेटा रखना है, ला के कहाँ पे ऑपरेंड रखने हैं, कहाँ पे इंस्ट्रक्शन रखनी है, कहाँ पे जो है ना वो एड्रेस रखने हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो रैम पे रखेगा ना तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन CPU को कभी डेटा उठाना पड़ता है, कभी एड्रेस उठाना पड़ता है, कभी एड्रेस स्टोर करना पड़ता है, कभी जो है ना वो रिजल्टेंट डेटा, कैलकुलेटिंग डेटा को दोबारा स्टोर करना होता है, फिर उसमें एक नया डेटा जो है वो ऐड करना होता है, सम अप करना। तो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो CPU जो है ना वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कर रहा होता है और उसके लिए अगर उसे बार बार रैम के ऊपर जाना पड़ता है
तो इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आपके CPU को रजिस्टर मेमोरी से डेटा उठाना पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि जो है ना वो CPU जो है वो रैम से डेटा उठाता है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है, नहीं। रैम की निस्बत अगर उसे रजिस्टर मेमोरी हम दे दें, वो उस रजिस्टर मेमोरी से ही डेटा अपना जो है ना वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो करंटली अवेलेबल डेटा है वो अगर रजिस्टर में स्टोर कर ले तो उसे उसकी CPU की, सिस्टम की, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। यानी अगर वो बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल को 2 नंबरों को जो है ना वो मैं ऐड या सम अप कर रहा हूँ, 2 नंबरों को ऐड करने के बाद मैंने तीसरा नंबर इसमें फिर ऐड करना है, तो मुझे नंबर मिलेंगे थोड़ा फासले से, तो मैं एक नंबर उठा के लाता हूँ। अब दूसरा नंबर मैंने उठाने जाना है, मैं दूसरा नंबर भी उठा के लाता हूँ। अब दोनों नंबरों को ऐड करके मैंने रिजल्ट को तीसरे मतलब नंबर में जमा करना है, ऐड करना है। तो अब होगा क्या कि मैं वो तीसरा नंबर भी एक्सेस करके लाऊंगा और उतनी देर तक ये जो 2 नंबर मैंने ऐड किए हुए हैं, मेरा रिजल्टेंट डेटा है, ये मैं रैम पे रखने तो नहीं जाऊंगा, मैं इसे अपने पास रखूंगा। तो आप यूं फर्ज कर लें कि CPU के बिल्कुल इनसाइड CPU की अपनी CPU के साथ अटैच्ड जो मेमोरी है वो मेमोरी आपकी रजिस्टर मेमोरी है जो कि सिस्टम के अंदर यूज होती है। अब ये रजिस्टर मेमोरी करती क्या है? रजिस्टर मेमोरी असल में आपके CPU की स्पीड को फास्टर करती है। लेकिन हमने मेमोरी हायरार्की में ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे एक मेमोरी CPU के करीब जाती है उसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती जाती है और उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। कैपेसिटी से मुराद ये कि रैम हमारी GBs में थी, ठीक है ना, MBs या GBs में, कैश हमारी जो है ये KBs में आ गई। अब उसके बाद रजिस्टर CPU के इनसाइड बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये इसका CPU का हिस्सा है। तो अब रजिस्टर मेमोरी जो है ये बाइट्स में है। हम कहते हैं ना मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है ना वो फलां गीगाबाइट और फलां टेराबाइट है। फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम की जो रैम है ना वो 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे सिस्टम की रैम जो है ना वो 1 टेराबाइट है, नहीं, 1 टेराबाइट नहीं, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप लोग CPU के नज़दीक जा रहे हैं। तो उसके बाद आपकी रैम के बाद हम कहते हैं जी कैश मेमोरी, कितनी कैश मेमोरी है जी, फलां 128 KB है, 256 KB है, 512 KB है। 512 तो बहुत ज़्यादा साइज़ है कैश का। अच्छा, उसके बाद जब आप कहते हैं ना कि आपके सिस्टम के रजिस्टर का साइज़ कितना है, तो आप कहते हैं जी 4 बाइट है, 2 बाइट है, 8 बाइट है, मतलब ये आप लोग साइज़ बताते हैं इनका। यानी आप ये नहीं कहते मेरे रजिस्टर का साइज़ 1 GB है, 2 GB है, 4 GB, नहीं, आप बाइट्स में बताते हैं, किलो बाइट्स में भी नहीं, मेगा बाइट्स में भी नहीं, आप ओनली बाइट्स में बता रहे होते हैं कि मेरे इतना। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने बिट, बाइट और गीगाबाइट और टेराबाइट का जिक्र किया था। उसके साथ ही आपने एक जो है ना वो डेफिनेशन पढ़ी थी वर्ड की, वर्ड क्या चीज़ है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इनफैक्ट आपके सिस्टम के प्रोसेसर के अंदर आपके रजिस्टर का साइज़ ही असल में वर्ड साइज़ होता है, ठीक है, वर्ड साइज़। तो उसमें भी हमने उसका साइज़ 4 बाइट पढ़ा था। 4 बाइट मीन्स कि एक बाइट में 8 जो है ना वो 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स, तो 4 में 32 बिट्स, यानी एक रजिस्टर जो है वो 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है, वो 8 बाइट का भी हो सकता है। यानी मज़ीद बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं उसकी हो सकती, लेकिन वो 2-4 नॉर्मली जो है वो 2-4 बाइट का आपका रजिस्टर का साइज़ होता है। अब ये है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी इनसाइड द CPU सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। आपका CPU ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूशन असल में कर रहा होता है तो उस दौरान वो डेटा जो स्टोर करता है, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जो मेमोरी एड्रेसेस स्टोर करता है, जो मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट करता है, वो सारा इंस्ट्रक्शन डेटा सारा इन रजिस्टर्स के अंदर पड़ा होता है। और एक रजिस्टर का साइज़ 2, 4, 8 ये बाइट्स हो सकता है। रजिस्टर साइज इज़ इन फैक्ट द वर्ड साइज ऑफ योर सिस्टम। आपके कंप्यूटर का वर्ड साइज ही असल में उसका रजिस्टर साइज है। अब रजिस्टर क्या एक ही यूनिट मेमोरी का नाम है? यानी ये रजिस्टर नहीं, रजिस्टर जो है आपके CPU के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं कि कोई 1-2 नहीं है, ये रजिस्टर जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं कि आपके CPU के अंदर जो है ना वो बहुत सारे रजिस्टर। अब सिस्टम टू सिस्टम ये वेरी करते हैं कि प्रोसेसर के लिहाज से कुछ प्रोसेसर्स में जो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कुछ प्रोसेसर्स में इनकी तादाद कम होती है, कुछ प्रोसेसर्स में इनका साइज़ ज़्यादा होता है, कुछ प्रोसेसर्स में इनका साइज़ कम होता है।
तो रजिस्टर जो है ना वो उनको ब्रॉडली हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि हमारे हर जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ये 3 तरह के रजिस्टर तो लाजमी होते हैं। चूँकि ये फर्स्ट ईयर के अंदर है रजिस्टर मेमोरी का टॉपिक, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कवर करेंगे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और आइडिया बन जाए कि हर प्रोसेसर के अंदर जो है ना वो इतनी तरह के रजिस्टर्स होते हैं और उनका ये काम है। तो सबसे पहले नंबर पे हम कहते हैं जी जो रजिस्टर मेमोरी होती है ना सीपीयू के अंदर, उसको हम 3 हिस्सों में, आप यूँ देख लें, आपका ये प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के अंदर 3 पोर्शन बने हुए हैं। फ़र्ज़ कर लें 3 पोर्शन, मतलब एक को हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स बोल रहे हैं, दूसरे को हम जनरल पर्पस बोल रहे हैं और तीसरे को हम जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स बोल रहे हैं। 3 तरह के रजिस्टर्स हैं। अब इन स्पेशल पर्पस की भी कुछ तादाद है, जनरल की भी, सेगमेंट रजिस्टर्स की भी तादाद है। हम जो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं हम उनमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्पेशल पर्पस जो रजिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनको जो है ना वो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता मतलब हम इनकी एलोकेशन नहीं करवा सकते, इनमें डेटा हम जो है वो पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम जैसे जैसे इनको रीड आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है पीसी। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अब पीसी का काम जो है वो ये है कि आपके सीपीयू ने जो काम करना है, एग्जीक्यूशन करनी है, सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू 2+2 कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ये करंटली एग्जीक्यूटिंग 2+2, लेकिन सीपीयू ने इस 2+2 को करने के बाद जो दूसरा काम करना है उसे कैसे पता चलेगा कि उसने दूसरा काम कौन सा करना है और वो डेटा कौन सी मेमोरी लोकेशन से उठाना है। ये देखें, ये मेमोरी है, इसका एड्रेस है 001, इसका एड्रेस है 0010, इसका एड्रेस है 010 और ये है 110। ये कुछ एड्रेसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से डेटा उठा के वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, लेकिन सीपीयू ने दूसरे ऑपरेशन के लिए, दूसरी एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेस के लिए डेटा कहाँ से उठाना है? रैम से उठाना है, ठीक है, लेकिन रैम के किस मेमोरी सेल से उसने सीपीयू ने डेटा उठाना है, उस मेमोरी सेल का एड्रेस आपके जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर पीसी रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा। यानी आपके सीपीयू के अंदर एक छोटा सा 2-4 बाइट का एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा उसका नाम है पीसी। उस पीसी के अंदर क्या होगा, आपके सीपीयू ने ये जो काम कर रहा है सीपीयू इस करंटली एग्जीक्यूटिंग वर्क के अलावा जो उसने दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्रोसेस के लिए उसने डेटा इंस्ट्रक्शन लेनी है रैम से। अब वो रैम के किस एड्रेस से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन उठाएगा, असल में हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर जो है ये एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी एक काम तो वो प्रोसेसर अभी कर रहा है, अब उस प्रोसेसर ने इस काम के बाद दूसरा काम जो करना है ना, उसके लिए उसने इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रैम से उठानी है, लेकिन किस मेमोरी सेल में वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उस मेमोरी सेल का एड्रेस आपके पीसी में पड़ा होगा। यानी कि आपका जो पीसी है सीपीयू को ये बताएगा कि भाई, फॉर एग्जांपल वो ये बताएगा कि भाई मेरे पास जो एड्रेस है, अभी तुम जो काम कर रहे हो इसके बाद तुमने जो डेटा उठाना है उसका एड्रेस मेरे पास मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल सीपीयू ने 2+2 खत्म कर लिया, हो गया। अब पीसी के अंदर पड़ा हुआ था 010010, ठीक हो गया। अब प्रोसेसर जो डेटा उठाएगा वो 0010 से उठा लेगा, लेकिन जैसे ही वो सीपीयू उठा लेगा तो पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर ये इंक्रीमेंट का एक अलहदा सीन है कि अगर आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो 2 बाइट का है तो उसमें जो है ना वो 2 बाइट्स का ही इंक्रीमेंट होगा। यानी जो है ना वो आप कह लें कि एड्रेस या पॉइंटर सब्ट्रैक्शन या एडिशन जैसे बोलते हैं। लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो पीसी है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है जो मेमोरी से उठानी होती है। अब पीसी में क्या आ गया, 010। अब सीपीयू कौन सा काम कर रहा है, जो एड्रेस डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन पीसी में उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ है आपके पीसी के अंदर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। नेक्स्ट है आपका आईआर। आईआर जो है ये क्या करता है, स्टोर फेच द इंस्ट्रक्शन। अब जाहिर बात है सीपीयू ने ये काम करने के बाद
रैम से पीसी के अंदर तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर है, लेकिन उस एड्रेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो भी तो एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास जानी है ना। अब उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो जाके स्टोर जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में होगी, उस बॉक्स को हम बोलते हैं आईआर, यानी उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन जिस जगह से आई है उस जगह का एड्रेस किस में था, पीसी में था पहले, अब जब एक्सेस होके आई है वो इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ तो वो आईआर के अंदर स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद है आपका आ जाता मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस ऑफ मेमोरी रीड एंड राइट, यानी आपके प्रोसेसर ने एग्जीक्यूशन के बाद डेटा रैम के ऊपर या मेमोरी के ऊपर राइट करना है, ठीक है ना। तो जिस जगह पे राइट करना है, जिस सेल पे राइट करना है, फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू कह रहा है जी मैंने एग्जीक्यूशन करके डेटा एड्रेस जो है ना वो 110 पे भेजना है, राइट करना है, तो ये 110 जो है ये आपका स्टोर होगा किसमें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अगर फॉर एग्जांपल आपके सीपीयू ने जो है वो डेटा उठाना है, अब करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, आपका जो सिस्टम है वो रैम से जो डेटा उठाएगा उसे बोलते हैं कि रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन के दौरान जो रीड किया जाने वाला डेटा है वो जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो आपके एमएआर में स्टोर होता है, यानी कि रीड एंड राइट ऑपरेशन के दौरान जो एड्रेसेस को मेंटेन करता है आपका एमएआर। उसके बाद एमबीआर है, एमबीआर जो है ये मेमोरी बफर रजिस्टर है, ये स्टोर करता है डेटा को। अब रैम से डेटा भी उठाया जाता है और इंस्ट्रक्शन भी उठाई जाती है। अब रैम से डेटा जो आएगा ना वो डेटा स्टोर करने के लिए आपका मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो यूज होता है। इसी तरीके से आपका एसपीआर है, एसपीआर जो है इसे हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अब ये स्टैक क्या चीज़ है, स्टैक एक आप कह लें कि सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशंस है स्टैक। स्टैक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि एक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल उसके अंदर इनर कॉल्स हो रही हैं। इनर कॉल से मुराद ये कि एक तरतीब है, आप कह लें कि फ़लाँ के बाद फ़लाँ चीज़ चलनी है, फ़लाँ के बाद फ़लाँ चीज़ चलनी है, फ़लाँ के बाद फ़लाँ चीज़ चलनी है। यानी कि आपका जो एसपीआर है ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, ये मैनेज करता है स्टैक कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर स्टैक को मैनेज करता है, यानी कि कौन सी जो है ना वो लाइन पहले चलनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद पाँचवीं। लेकिन इसमें जो फिर एग्जीक्यूशन की, एक्सेसिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरीके से है कि जो डेटा आइटम सबसे एंड पे आ रही है वो सबसे लास्ट पे जो है वो पॉप होगी। अब वो कह रहा है कि एसपीआर जो है ये मैनेज करता है स्टैक को। अब आपके सिस्टम के अंदर जो है ना वो आपका जो प्रोसेसर है वो कॉल कर रहा होता है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते वक्त, तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे सब यानी चाइल्ड प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। चाइल्ड प्रोसेसेस मतलब एक काम के फर्दर छोटे काम, जैसे मैं कहूँ कि एक रूम के अंदर एक नेस्टेड रूम है, फिर उसके अंदर एक छोटा रूम है, फिर उसके अंदर एक छोटा रूम है। तो जब आप सबसे इनर रूम में चले जाएंगे तो अगर आपने सबसे बाहर आना है, मतलब सारे रूम्स से स्ट्रक्चर से बाहर आना है, तो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, आप सबसे इनर वाले से जो है ना वो बाद में आएंगे और उसके बाद एक एक करके ये जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। बहरहाल ये स्टैक एक और डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों ने बस ये इनके नाम और इनकी डेफिनेशंस और इनके एब्रीवेशंस आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। और दूसरे नंबर पे ये आप लोगों के जो है ना ये फाइनल एग्जाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अभी तक जो है ना वो 5-7 साल 10 साल के एग्जाम्स में ये नहीं आया रजिस्टर मेमोरी के ऊपर, तो शॉर्ट क्वेश्चन जी इसमें ये MCQs वगैरह पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो रजिस्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर असल में यूज़ होते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान। अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपका जो CPU है, CPU के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक को हम ALU बोलते हैं और दूसरे को हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। जो ALU है ये अरिथमेटिक और जो इंस्ट्रक्शन है लॉजिकल काम है वो ये करता है, यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस इक्वल, तो ये वाले ऑपरेशंस आपका जो है ना वो ALU करता है। अब ALU का आप यूँ समझ लें कि पार्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये जनरल पर्पस रजिस्टर सिर्फ ALU में यूज़ होंगे। अब कैसे यूज़ होंगे, सबसे पहले का नाम है AX। AX को बोलते हैं अकामुलेटर रजिस्टर। AX स्टैंड फॉर अकामुलेटर रजिस्टर। अकामुलेटर रजिस्टर जो है ये क्या करता है, ये अरिथमेटिक और डेटा ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। यानी आप 2 नंबरों को जमा कर रहे हैं तो जाहिर बात है ये जमा का काम आपका ALU ही करेगा, और ALU के अंदर आप जब वो डेटा जाके स्टोर होगा तो वो किस में स्टोर होगा, आपके अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। यानी आप यूँ कह लें कि ऑपरेंड्स हैं। उसके बाद है जी
BX बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर जो है ये असल में आपकी अरिथमेटिक डेटा मूवमेंट के लिए, शिफ्ट ऑपरेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। बहरहाल ये भी जो है ना वो अरिथमेटिक यूनिट का ही हिस्सा है, यानी आपके ALU का ही हिस्सा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह के कामों में जितना भी डेटा आ रहा होता है, ज़ाहिर बात है उस कंपोनेंट ने जो एग्जीक्यूशन करनी है तो करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड डेटा भी वहीं पे स्टोर करना है, रिजल्टेंट डेटा भी वहीं पे स्टोर करना है, और उसके पास भी कुछ ऐसा मेमोरी स्टैक होना चाहिए जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। तो आपका BX जो है ये बेस रजिस्टर है। असल में इन रजिस्टर का साइज़ जो है ना वो नॉर्मली अगर हम कहें तो ये 2-2 बाइट का इनका साइज़ होता है। अब 2-2 बाइट का साइज़ होता है। आपकी बुक में इनके नाम के साथ AX के नाम के साथ जो है वो AH भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो है वो AL भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा EAX भी लिखा हुआ है। अब AX के साथ E लगा दें, BX के साथ E और CX के साथ E का मतलब है एक्सटेंडेड से मुराद ये है कि जब हम AX के साथ E लगाते हैं तो उसका साइज़ जो है अगर 2 बाइट था तो वो 4 बाइट हो गया, यानी हम ज़्यादा मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हमारा डेटा ज़्यादा है। असल में असम्बली लैंग्वेज के थ्रू हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो असम्बली लैंग्वेज में जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो तब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर हम EAX यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम एक्सटेंड करके उसी रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल आप ये देखें, इसमें एक उसने AH और एक AL लिखा हुआ है। AH और AL ये तकरीबन सब रजिस्टर चारों के साथ है। AL का मतलब है कि अकोमुलेटर लोअर पार्ट है और ये अकोमुलेटर हायर पार्ट है, यानी आपका अगर AX रजिस्टर का साइज 2 बाइट है, इसका मतलब है उसके अंदर 16 बिट्स स्टोर हो सकती हैं, 16 बिट्स। अब 16 बिट्स का मतलब है कि 8 बिट इस तरफ, 8 बिट इस तरफ हो सकती हैं। तो ये जो इस तरफ वाली 8 बिट्स हैं हम उन्हें कह देंगे कि ये हमारी लोअर बिट्स हैं, और जो इस तरफ वाली 8 बिट्स हैं हम उन्हें कह देंगे कि ये हायर बिट्स हैं। तो इस तरह हम सब के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं कि BL है और BH है, CL है और CH है, DL है और DH है, इसी तरीके से EBX, ECX और इसी के साथ साथ EDX ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है काउंटर रजिस्टर या काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर असल में अगर हमारे किसी ऑपरेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टाइम्स कोई किसी स्टेटमेंट को या किसी इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया जा रहा है, यानी कि एक ही काम बार बार रैप पे लगा हुआ है, लूपिंग स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, तो उन लूपिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल आपका काउंटर रजिस्टर, यानी असल में ये इंक्रीमेंट हो रहा होता है कि अब पहली इटरेशन है, अब दूसरी इटरेशन है, अब तीसरी इटरेशन है। उसके बाद आपका आ जाता है डेटा रजिस्टर। जो डेटा रजिस्टर है ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ये असल में आपके ऑपरेंड को स्टोर करता है। यानी जैसे आप एक ऑपरेशन करते हैं ना 2+2, तो 2+2 में ये जो 2 और 2 है ना ये आपके ऑपरेंड हैं, और दरमियान में क्या है, ऑपरेटर है, और ओवरऑल इसको बोलते हैं एक ऑपरेशन। जैसे ये देखें मैंने लिखा 5+2, तो इसमें एक 5 आपका ऑपरेंड है और एक आपका 2 ऑपरेंड है, और इसी तरीके से एक इसमें के अंदर ऑपरेटर है। अब ओवरऑल इसको बोलते हैं एक ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब ये जो ऑपरेंड्स हैं इनको स्टोर करता है आपका डेटा रजिस्टर। तो ये हैं हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब लास्ट पे हम देख रहे हैं सेगमेंट रजिस्टर्स में। सेगमेंट रजिस्टर्स असल में आपके जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम है ना, रैम को असल में डिवाइड किया गया सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंट आप यूँ कह लें कि पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, ठीक है ना। अब आपका जो CPU डेटा राइट एंड रीड करता है ना रैम के ऊपर, तो वो मतलब फजूल में ऐसे ही रैंडमली डेटा नहीं फेंक देता कि उसी में इंस्ट्रक्शन, उसी में डेटा, उसी में प्रोग्राम, उसी में वेरिएबल, उसी में हर चीज़, वो हर चीज़ को अलग-अलग मैनेज करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अब आपके CPU ने वहाँ से डेटा भी रीड करना है, उसने वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन भी रीड करनी है, तो उसके लिए मेमोरी के ऊपर सेगमेंट्स हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि मेमोरी जो है ये सेगमेंट्स का ही कलेक्शन है। तो मेमोरी की एड्रेसिंग के लिए जो यूज़ होते हैं ना रजिस्टर्स, वो होते हैं सेगमेंट रजिस्टर, जिसमें हमारा CS है। CS को हम बोलते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम चलाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो कोड है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपका ओरिजिनली कोड जो है वो कोड सेगमेंट के अंदर प्लेस कर रहा है, यानी इसके अंदर आपका बेस एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का। यानी फॉर एग्जांपल एक रैम है, रैम का जो बेस एड्रेस है ना, फॉर एग्जांपल यूँ कर लें कि आप फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे रजिस्टर है CS,
रैम के ऊपर आपका इस पॉइंट का एड्रेस है 001, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है इस सेगमेंट का जो पूरा ये सेगमेंट है ये नंबर ऑफ बाइट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो अब सारे का सारा एड्रेस तो नहीं ना लेके जाना। बेस एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग वैल्यू जो एड्रेस की है ना वो स्टोर होती है किसमें, आपके कोड सेगमेंट के अंदर। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है यहाँ पे डेटा सेगमेंट रजिस्टर। डेटा सेगमेंट जो रजिस्टर है ये रेफर करता है डेटा इन मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा होता है, जाहिर बात है जब आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कोई भी, तो उस प्रोग्राम में डेटा भी होता है, उसके अंदर जो है ना वो वेरिएबल्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो आपका स्टेटमेंट्स भी होती हैं, कोड भी होता है, तो उनको अलग-अलग सेगमेंट्स में मैनेज किया जाता है मेमोरी के अंदर, और उन सेगमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए सेगमेंट रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि रेफर द डेटा इन द मेमोरी, जिस सेगमेंट में डेटा होगा ना उस सेगमेंट को रेफर करता है आपका सेगमेंट रजिस्टर। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट, यानी अगर आपके डेटा सेगमेंट, जाहिर बात है डेटा ही है जो जिसका साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल डेटा सेगमेंट का जो है ना वो उसको रेफर नहीं कर रहा, डेटा का साइज़ ज़्यादा है, वो ज़्यादा मेमोरी एलोकेट किए हुए है, ज़्यादा सेगमेंट का एड्रेस स्टोर करना है, तो उसके लिए आपका जो डेटा सेगमेंट है उसको एक्सटेंड करके ES यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट बना लिया जाता है। यानी अगर 2 बाइट है तो हम 4 बाइट बना लेते हैं, यानी ये उसी के लिए DS के लिए एडिशनली यूज़ किया जाता है ES। उसके बाद आपका आ जाता है SS का मतलब है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट फिर वही बात कि जो स्टैक को इम्प्लीमेंट करता है। स्टैक इज़ अ मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन, मेमोरी सीक्वेंस इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये एक तरतीब है जिसमें टेक्निक जो है ये यूज़ होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट की, यानी जो आइटम लास्ट पे आई है वो सबसे पहले उठानी पड़ेगी। आप यूँ समझ लिया कि एक गिलास की एग्जांपल है कि आप उसमें कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, कुछ जो है ना वो चीज़ें डाल रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपने डाली है वो सबसे एंड पे बाद में निकलेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक साइड से पुश एंड पॉप ऑपरेशन हो रहे हैं। अब जब एक साइड से पुश एंड पॉप होगा तो ज़ाहिर बात है जो सबसे लास्ट पे एंटर हुई है वो सबसे फर्स्ट वहाँ से एक्सेस की जाएगी। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्ट्रक्शंस की स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका जो है ना वो SS जो है ना सेगमेंट रजिस्टर यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है रजिस्टर्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और इसको तसल्ली से तवज्जो से आप लोगों ने इसको वीडियो को पॉज कर करके सुनना है। आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। सेगमेंट रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर, ये 3 तरह के जो है ना वो रजिस्टर्स हमने आज डिफ़ाइन किए हैं रजिस्टर मेमोरी में। रजिस्टर मेमोरी के साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।